रिश्ता दिल का एपिसोड नंबर 7। चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती और आंखों में जलाकर खाक कर देने वाली तपश लिए आहिल हुरिया के पास आया, लेकिन उसके कुछ भी कहने से पहले दरवाज़ा खोलकर कर्नल साहब अंदर आए और दोनों को इतने करीब देखकर शर्मिंदा से होकर कहने लगे, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मुझे अभी सैम ने तुम्हारे आने का बताया तो मैं खुद को तुमसे मिलने से रोक नहीं सका। सुबह तक का इंतज़ार नहीं हुआ। कर्नल साहब को देखकर आहल थोड़े से फासले पर हुआ और हुरिया ने अपनी कब से अटकी हुई सांस बहाल की। तभी कर्नल साहब की बात ने जहां हुरिया को लेकर आहिल की नफरत में इजाफा किया, वहीं हुरिया भी अपनी जगह चोर सी बन गई। तभी आहिल ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए अपने बाप से गले मिलते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था, अभी बस आने ही वाला था आपसे मिलने। और सुनाओ यंग मैन, सब ठीक है? कर्नल साहब ने आहल से अलग होते हुए पूछा। जी बाबा, सब ठीक है, आपकी तबीयत कैसी है? एकदम फिट। जिसकी इतनी प्यारी सी बेटी हो और बहू हो, उसे कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत ख्याल रखती है ये हम सब का। अच्छा अब तुम आराम करो, सुबह बात करते हैं। कर्नल साहब की बात सुनकर आहल मुस्कुरा भी न सका और उनके जाते ही दरवाज़ा बंद करके हुरिया की तरफ मुड़ा। हुरिया के लिए अपने बाप के ख्यालात जानकर उसके गुस्से और नागवारी में मजीद इजाफा हुआ। क्यों आई हो यहाँ? किसने भेजा है तुम्हें? आहिल ने हुरिया से पूछा। किसी ने नहीं भेजा, किसी के कहने पे नहीं आई, बस गलती से आ गई थी। हुरिया ने नज़रें फर्श पर टिकाए हुए कहा। आंखें ऊपर उठाओ। आहिल के कहने के बावजूद भी हुरिया ने आंखें ऊपर न उठाईं। मेरी तरफ देखो और मुझे जवाब दो, आंखें खोलो। आहिल के लहजे में छुपी वार्निंग महसूस करके हुरिया ने आंखें खोलकर आहिल की तरफ देखा और दोनों आंखों से एक एक आंसू बहने लग गया। रोने की गलती मत करना, एक आंसू मजीद नहीं बहाना। मुझे लड़कियों के आंसू से सख्त नफरत है, आहिल ने नफरत से भरपूर लहजे में कहा और आहिल की बात सुनकर उसे देखती हुरिया की आंखें और ज़्यादा पानी से भर गईं और कतरा कतरा आंसू बहने लगे। सुना नहीं तुमने, रोना बंद करो। मेजर आहिल रजा वो आग है जिस पे ये आंसू काम नहीं कर सकते। बेहतर है कि तुम रोने में वक्त ज़ाया करने की बजाय मुझे सच्चाई बताओ। रोने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। चलो शुरू हो जाओ, मैं सिर्फ सच सुनूंगा और कुछ भी नहीं। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की या धोखा देने की कोशिश की तो इसी वक्त जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा, आहिल ने हुरिया का बाजू छोड़ते हुए कहा और आहिल को सच्चाई बताने लगी। एक एक लफ्ज़ हुरिया ने सच बताने के बाद कहा, देखिए प्लीज़ मेरा यकीन करें, यही सच है। मैं इस घर में बहुत मजबूरी की हालत में आई थी। उस वक्त मुझे अपनी इज़्ज़त और ज़िंदगी बचाने के लिए एक महफूज पनाहगाह की ज़रूरत थी और उसके लिए मैंने आपका नाम जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल किया। वो सैम को गलतफहमी हो गई थी उस वक्त, मुझे खामोश रहना ही ठीक लगा। फिर बाद में मैंने यहाँ से जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हमसे दूर नहीं रह पाई। वो मासूम बच्चा मुझे अपनी माँ समझने लग गया और मैं चाह कर भी खुद को उससे दूर नहीं कर पाई। घर वालों को सच्चाई नहीं बता सकी और मुझे तकदीर इधर ले आई थी और फिर न जाने कैसे इस घर से और इस घर वालों से मेरा दिल का रिश्ता बन गया जिसने मुझे बांध दिया। हुरिया ने बात छुपाए सब कुछ बता दिया। उसके लहजे और लफ्ज़ों में सच्चाई झलक रही थी जो आहल को नज़र नहीं आ रही थी। उसे हुरिया की सुनाई सारी कहानी झूठ लगी। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे सिर्फ सच सुनना है, अपनी झूठी कहानी किसी और को सुनाना। मुझे बस इतना बता दो कि तुम पिछले 3 सालों से मेरे घर में मेरी बीवी बनकर क्यों रह रही हो, किससे पूछकर इधर आई हो। आहिल ने हुरिया के दोनों बाजुओं को झकड़ते हुए कहा, छोड़े मुझे, यही सच था जो मैंने आपको बता दिया है। मैं कल ही चली जाऊंगी यहाँ से। ओह, तो तुम सच नहीं बताओगी? खैर फिक्र ना करो, मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं सच उगलवाने के। वैसे यहाँ से जाओगी कहाँ? अपने घर जहाँ पर मैं पहले रहती थी। चलो तुम्हें अभी और इसी वक्त उधर ही छोड़ के आता हूँ। मुझे तुम्हारा वजूद इस घर में एक लम्हा भी मजीद बर्दाश्त नहीं है। आहिल ने पहले बेड पे रखा हुरिया का मोबाइल उठाया और हुरिया का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा, मगर हुरिया चलने की बजाय रुककर बेड पर सोए हुए हमद को देखने लगी। आहिल ने हुरिया को अपनी जगह रुके देखकर उसकी नज़रों का ताकुब में देखा। उसे ज़ोरदार झटके से अपनी तरफ खींचकर कहने लगा, हिम्मत भी नहीं करना दोबारा कभी मेरे बेटे को देखने या छूने की, वरना ही तुम्हारी नाजुक से हाथ काट कर फेंक दूंगा। झूठे और गद्दार लोग मेरे बेटे के करीब आए, ये मुझे कभी बर्दाश्त नहीं है। आहिल सर्द मेहरी से कहता हुरिया को बाहर लेकर चला गया। गाड़ी में बैठकर अपने मोबाइल से कॉल मिलाई और कहने लगा, काशिफ, मारिया और 2 सिविल ड्रेस सिक्योरिटी गार्ड्स को
اسی ایڈریس پر بھیجو جہاں تھوڑی دیر پہلے تم گئے تھے، ابھی اسی وقت اس گھر پر بھیجو، میں بھی بس آ رہا ہوں۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ حوریہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے گھر، میں تمہیں وہاں رکھنا تو نہیں چاہتا لیکن مجبوری ہے، ابھی کوئی اور جگہ نہیں ہے، بٹ یو ڈونٹ وری، بہت جلد میں تمہیں وہاں سے نکال لوں گا۔ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے آہل کم وقت میں حوریہ کے گھر پہنچ گیا۔ گھر کے باہر حوریہ کے 2 لوگ کھڑے دکھائی دیے۔ آہل گاڑی سے باہر نکل کر ان کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ لوگوں نے 24 گھنٹے اس گھر کی نگرانی کرنی ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس گھر میں کوئی ہے یا نگرانی کی جا رہی ہے۔ کسی بھی طرح کی سرگرمی دکھائی دے، فوراً مجھے بتانا ہے۔ ٹیک یور پوزیشنز امیڈیٹلی۔ گارڈز کو ہدایت دینے کے بعد وہ گاڑی کے پاس آیا اور حوریہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر چلا گیا، جہاں ایک 35-36 سالہ عورت بیٹھی تھی۔ حوریہ کے ہاتھ کو پکڑے وہ اس عورت کے پاس گیا اور کہنے لگا، مسز ماریا، یہ لیجئے اور اپنے طریقے سے اس سے ساری سچائی کھلوائیے۔ پتہ کیجئے کہ کس کے کہنے پہ یہ میرے گھر آئی اور کتنی انفارمیشن دے چکی ہے۔ نرمی برتنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر پھر بھی یہ سچ نہ بتائے تو پھر میں خود اپنے طریقے سے اس سے سچ اگلواؤں گا۔ کوشش کیجئے گا یہ یہاں سے بھاگنے یا کسی سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ باہر گارڈز تو ہیں ہی، لیکن پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو مجھے کال کر دیجئے گا، میں کل پھر آؤں گا۔ آہل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے حوریہ کے ٹھنڈے یک ہاتھوں کو چھوڑنا چاہا، لیکن حوریہ نے دونوں ہاتھوں سے آہل کے بازوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یوں میرے گھر میں مجرموں کی طرح قید نہیں کر سکتے، میں بے قصور ہوں، کچھ نہیں کیا میں نے سوائے آپ کے بیٹے سے محبت کے۔ یہی میرا قصور ہے کہ میں نے آپ کے گھر والوں کو اپنا سمجھ لیا، بس، اور کچھ نہیں کیا میں نے۔ اس بات کی مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے۔ سزا تو ابھی تمہیں ملی ہی کہاں ہے، وہ تو تمہیں اقبال جرم کے بعد ملے گی، ایسی سزا جسے سوچ کر تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ یہ سب تمہیں میجر آہل رضا کی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ مس ماریا، آپ اپنا کام کریں۔ آہل نے حوریہ کے ہاتھوں سے اپنے بازو چھڑاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔